नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट से बनने वाले जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका टापू अजासियो नगर में हुआ था। नेपोलियन लुई 16वें के बाद में शासक बनता है और ये एक निडर और साहसी शासक बनता है। दोस्तों, उनका कहना है कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में होता है और नेपोलियन को जोखिम भरे कार्य करना बहुत ही अच्छा लगता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी युद्ध किए, संधियां भी की। तो जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनके वो जान लेते हैं कौन से हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिटीज का युद्ध। 1804 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व रूस को पराजित किया था। इसे सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिटीज का युद्ध कब हुआ? 1804 में। या सम्राटों का युद्ध कब हुआ? 1804 में। किस किस के बीच हुआ? नेपोलियन और ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में होता है। नेपोलियन इसमें जीत जाता है। इसके बाद नेपोलियन राजा बनने वाले शासक के नाम से प्रसिद्ध होता है। दूसरा युद्ध है ट्रेफल्गर का युद्ध। इसमें क्या होता है? 1805 में नेपोलियन और ब्रिटिश सेनापति नेल्सन, इसमें नेल्सन की विजय तो होती है पर वह ये युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। नेक्स्ट है लिप्जिंग का युद्ध। 1813 में नेपोलियन, और एक तरफ नेपोलियन था, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, रूस, स्वीडन था। इसमें नेपोलियन हार जाता है। इसे राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कोई युद्ध है वो है वाटरलू का युद्ध। इस वाटरलू के युद्ध में क्या होता है कि 1815 में नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच ये युद्ध होता है। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, अमेरिका और जापान। ब्रिटिश सेनापति वेलिंगटन ने इसे परास्त कर देता है। नेक्स्ट है वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना टापू पर निर्वासित कर देते हैं, जहां 5 मई 1821 को उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उनको एक साथ हमने देख लिया। एक साथ फिर संधि देखते हैं कि नेपोलियन ने कौन कौन से संधि की थी। देखो, एक बहुत ही निडर शासक था। एक समय की बात है कि नेपोलियन को युद्ध करने के लिए आल्प्स पर्वतमाला को पार करना था और नेपोलियन की जो सेना थी आल्प्स की ऊंचाई के बारे में सुन रखी थी और वो कठिन रास्तों के बारे में सुन रखा था। सबको ये मालूम था कि आल्प्स पर्वतमाला पर जो भी गया है आज तक जिंदा नहीं लौटा है। ऐसे में नेपोलियन अपनी सेना को साथ में लेकर आल्प्स पर्वतमाला की ओर आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर एक बूढ़ी महिला होती है। वो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो नेपोलियन कहता है कि हमें आल्प्स पर्वतमाला के उस पार जाना है। तो वो महिला कहती है कि आप वापस लौट जाओ, क्योंकि आज तक उस तरफ जो भी गया वो जिंदा नहीं आया, डर के मारे मर गया है। तो वो क्या कहता है नेपोलियन कि आप ये सोने का हार लीजिए। उसको एक हार देता है, माला देता है। माला देने के बाद में वो आगे और बढ़ जाता है महिला को और कहता है कि जो भी इस तरफ आए कि उसको बताना कि नेपोलियन इस दिशा में गया हुआ है, मैं वापस जिंदा लौटूंगा। तो सेना थी वो उनके कदम वापस से सेना मना कर रही थी कि हमें नहीं जाना। लेकिन वो नेपोलियन क्या करता है दोस्तों कि सेना से पूछता है कि क्या आपने कभी आल्प्स पर्वतमाला को देखा है? तो सेना ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो आज तक नहीं देखा। तो फिर उसने कहा कि चलो मेरे साथ चलते रहो, जब आल्प्स पर्वतमाला आ जाएगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे। सेना ने कहा ठीक है। तो वो आगे बढ़ते रहे। एक पहाड़ आगे आया तो सेना ने कहा कि नेपोलियन को कि सर क्या ये आल्प्स पर्वतमाला है? तो उसने कहा नहीं रे, ये आल्प्स पर्वतमाला नहीं है, इससे भी बड़ा पहाड़ एक आगे आएगा, वो है आल्प्स पर्वतमाला। तो आगे से आगे वो बढ़ते जाते हैं और थोड़े दिन के बाद में उस पहाड़ को पार करके मैदानी क्षेत्रों में वो आ जाते हैं, पूरी की पूरी सेना। तो सेना पूछती है कि नेपोलियन को कि साहब वो आल्प्स पर्वतमाला कितनी दूर और रह गया? तो उसने कहा कि अरे कौन से आल्प्स पर्वतमाला की बात कर रहे हो, उसको तो हमने पार कर दिया, जो पीछे गया वही आल्प्स पर्वतमाला था। तो सेना बहुत खुश हुई। तो इस प्रकार से वो दिमाग से काम में लेता था और सभी को मोटिवेट रखता था। ऐसा था नेपोलियन। उसने काफ़ी युद्ध किए। उसके बाद में उसने जो संधि की उसमें आप देखें कि काकोर्दा समझौता 1801 में नेपोलियन और पोप, इस समझौते के माध्यम से नेपोलियन को नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार मिल चुका था। होता क्या है, काकोर्दा समझौता होता है नेपोलियन के बीच और पोप के बीच होता है और इसमें नेपोलियन को किसी को भी हटाना, किसी को भी नियुक्त करना, किसी भी पद पर नियुक्त करना, इसका अधिकार मिल गया था।
उसके बाद में फोतेबलो संधि 1814 में होती है। फोतेबलो संधि दोस्तों कब होती है? 1814 में। किस किस के बीच होती है? नेपोलियन के फ्रांस के सम्राट के पद से हटा दिया गया और सम्राट की पदवी नहीं छीनी गई। कि नेपोलियन को सम्राट से तो हटा दिया गया लेकिन उसको सम्राट माना गया, उसकी पदवी नहीं छीनी गई थी। उसके बाद में चाउमिंट की संधि 1815 के माध्यम से मित्र राष्ट्र एक होकर के नेपोलियन को पुनः वाटरलू के मैदान में परास्त करते हैं। चाउमिंट के संधि के माध्यम से क्या होता है कि मित्र राष्ट्र एक होते हैं, नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हरा देते हैं। नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा को अनुशासन की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। नेपोलियन ने क्या किया कि सैनिक शिक्षा और अनुशासन की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। नेपोलियन का राज्याभिषेक दिसंबर 1804 को नेत्रोदम चर्च में हुआ था। नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ? 1804 में। कहाँ हुआ? नेत्रोदम चर्च में हुआ। नेपोलियन का कथन है कि फ्रांस का राजमुकुट मैंने मिट्टी में पड़ा हुआ पाया, इसके मैंने तलवार की नोक पर उठाया, इसे पहनाने का अधिकार मैं किसी दूसरे को क्यों दूं। होता क्या है कि जब ऑस्ट्रेलिटीज का युद्ध होता है 1804 में, उसके बाद में ऑस्ट्रिया और रूस को पराजित करता है नेपोलियन और वो सम्राट बनता है। सम्राट बनने के बाद में जब पोप के पादरी उसे मुकुट पहनाना चाहते हैं तो नेपोलियन कहता है कि फ्रांस का राज मुकुट मैंने मिट्टी में पड़ा हुआ पाया और इसे मैंने तलवार की नोक पर उठाया, इसे पहनाने का अधिकार मैं किसी दूसरे को क्यों दूं। उसके बाद में नेपोलियन का एक कथन है, यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, मैं ही क्रांति हूँ, मैंने ही क्रांति को नष्ट किया। ये सभी कथन है नेपोलियन के। नेपोलियन की सबसे बड़ी विरासत उसकी विधि संहिता थी। नेपोलियन की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? उसकी विधि संहिता थी। यह तर्कपूर्ण कानूनों पर आधारित थी। विधि संहिता क्या थी? तर्कपूर्ण कानून थे। नेपोलियन को आधुनिक युग का जस्टिनियन कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि आधुनिक युग का जस्टिनियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। स्पेन का युद्ध नेपोलियन के लिए फोड़ा या नासूर साबित हुआ। उसके बाद में लेजियो द ऑनर, देखो महत्वपूर्ण है, लेजियो द ऑनर नेपोलियन द्वारा प्रदत्त वह सम्मान जो आज भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत का भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, वैसे ही फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, क्या है? लेजियो द ऑनर, और ये नेपोलियन द्वारा चलाया गया था। फ्रांस ने सर्वप्रथम अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू की थी। तो सर्वप्रथम अनिवार्य सैनिक शिक्षा किसने लागू की थी? फ्रांस ने। नेपोलियन के कार्य हैं इसमें महत्वपूर्ण, संविधान का निर्माण इसने किया, प्रशासनिक सुधार किए, विकेंद्रीकरण पर बल दिया, केंद्रीकरण का उसने विरोध किया। विकेंद्रीकरण आप जानते हैं सत्ता का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच। आर्थिक सुधार किए, बैंकों की स्थापना की, बचत पर बल दिया, शिक्षा संबंधी सुधार किए, राष्ट्रीय नीति की स्थापना की, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर उसने बल दिया, लेकिन महिलाओं की शिक्षा पर उसने बल नहीं दिया। तर्कपूर्ण कानूनों पर उसने बल दिया और नेपोलियन की संहिता 1804 जो तर्कपूर्ण कानूनों पर आधारित थी। सब कुछ ये जितने भी फैक्ट नेपोलियन से बने थे सभी को मैंने शामिल किया दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वहाँ मैंने पूरी हिस्ट्री करवा रखी है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।